नमस्कार, आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 66वीं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत प्रियंका कुमारी के लिखे आंसर को चेक करूंगा, जो कि पॉलिटी के प्रश्न से संबंधित है। और प्रियंका कुमारी ने रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 96 मार्क्स ला करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है और अब आप मेंस देने जाएंगे। तो हम सबकी शुभकामना रहेगी मेंस के लिए। और इससे पहले आपने 64वीं बीपीएससी का भी इंटरव्यू फेस किया है, तो हम सबकी शुभकामना है कि आप इसी बीपीएससी में 64 जो कि रिजल्ट अभी आने वाला है, इसी में आपका चयन हो जाए और अच्छे रैंक के साथ आप अधिकारी बन जाइए। तो बहुत बहुत शुभकामना है हम सबकी ओर से। आपकी लिखी जो आंसर है वो दरअसल भारतीय संविधान के प्रश्नों को लेकर के है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या फिर एकात्मक है, इसको स्पष्ट करना है। और संघीय सिद्धांत के आधार पर अनुपालन में संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन सी हिचकिचाहटें या चुनौतियां थी, इसको लेकर के हम आज बात कर लेंगे। तो खैर, एक थोड़ा संक्षिप्त में आपको मैं बता देता हूँ कि संघात्मक और एकात्मक के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि संघात्मक, जैसे अंग्रेजी मीडियम को इसमें दिक्कत ना हो, तो संघात्मक का अर्थ हो गया कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, और एकात्मक का मतलब हो गया जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो यूनिटरी वाला दरअसल वो एकात्मक हो गया, और ये फेडरल सिस्टम जहाँ पे संघ भी होता है, यानी कि केंद्र भी होता है और राज्य दोनों सरकारें होती हैं। तो इस कारण से संघात्मक और एकात्मकता को बताने की क्या भारतीय संविधान क्या संघात्मक है या फिर एकात्मक है, इसी को बताना है। तो इस पे अभी मैं विस्तार दूंगा आपको। और संघीय सिद्धांत के आधार के अनुपालन में संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, इसको लेकर के भी बात होगी। जो लोग भी बीपीएससी का आंसर चेक कराना चाहते हैं वो आप इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा अपने एडमिट कार्ड की कॉपी और प्रीलिम्स स्कोर कार्ड के साथ, ताकि आपकी कॉपी को मैं चेक कर दूं। थोड़ा मैं आपको संघात्मक और एकात्मक के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई सरकार संघात्मक है और कोई सरकार एकात्मक है, इसको लेकर के अभी बात होगी। संघात्मक है और एकात्मक है, और मान लीजिए कि भारत के संदर्भ में अब पूछा गया है कि क्या संघात्मक है या फिर एकात्मक है, इसी को बताना है। तो फिलहाल संघात्मक को अभी समझिए कि संघात्मक सरकारें क्या होती हैं। ध्यान रखिएगा, संघात्मक सरकारें दरअसल यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शक्तियों का दरअसल विभाजन होता है। शक्तियों का क्या है कि ये विभाजन होता है, जहाँ पे केंद्र और राज्य में अगर देखिएगा तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो दरअसल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। जैसे भारत के संविधान को देखिएगा तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। कहने का मतलब जो 7वीं अनुसूची में जो विषयों का बंटवारा कर दिया गया कि फलाने इतना विषय जो है वो केंद्र के संदर्भ में है और इतने विषय राज्य के संदर्भ में है, तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन आपको दिखाएगा। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो इसको सिंपल तरीके से समझिएगा कि ये एक क्षेत्र हो गया, कोई भी देश। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो सरकार है तो एक तरीके से जो केंद्र सरकार हो गई, और ये जो बाउंड्री होता है दरअसल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ये यूनिट्स हो गए, यानी कि राज्य हो गए। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्र में भी जो शक्तियां हैं वो केंद्र अपने अनुसार काम करेगी और राज्य दरअसल अपने अनुसार काम करेंगे, लेकिन इनको परिभाषित करने के लिए संविधान है। और संविधान को परिभाषित करने के लिए देखिएगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर एकात्मक सरकार को देखिएगा तो यहाँ पे दरअसल शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, यानी कि शक्तियां जो है वो केंद्रीकृत होती है केंद्र में। जैसे मान लीजिए कि हमने बीच में केंद्र बना दिया है, तो जो शक्तियां होती हैं उसकी इकाइयों के बीच में वो दरअसल केंद्र में शामिल होती है। ध्यान रखिएगा, जो उनकी इकाइयां होती हैं वो दरअसल केंद्र के अनुसार संचालित होती है, तो सब कुछ जो है वो केंद्र कंट्रोल करता है। इस कारण से इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग एकात्मक सरकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको एकात्मक और जो संघात्मक सरकारें होती हैं उनके बारे में मैंने बताया है। जैसे संघात्मक सरकार है तो आपको दिखाई देगा कि भारत में जो है वो संघात्मक सरकार है। वहीं यूएसए भी आपको दिखाई देगा, कनाडा दिखाएगा, यूरोप का स्विट्जरलैंड दिखाई देगा आपको। ये सब ध्यान रखिएगा। इन सभी देशों में संघात्मक सिस्टम को या संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। वहीं अगर एकात्मक सरकार को देखिएगा या एकात्मक सिस्टम को देखिएगा, वो दरअसल ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, इटली में है, जर्मनी में है, चीन में है। यहाँ पे जो सरकार के स्वरूप को लिया गया है वो दरअसल एकात्मक सरकारें हैं। तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल भारत के संदर्भ में भी बात की जाती है कि भारत दरअसल संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन कई लोगों ने इस पे अपने अपने अलग विचार दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी कारण से याद रखिए कि जो भारत है वहां पे संघ है कि एकात्मक है, ये अभी हम बात कर लेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत के संदर्भ में अगर देखिएगा तो संविधान के अनुच्छेद 1 में ही बता दिए गए कि जो
भारत है वो दरअसल राज्यों का यूनियन है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद, जैसे अमेरिका को देखिएगा तो वहां पे फेडरल स्टेट की बात की गई है, संघीय सरकार तो है वहां पे, लेकिन फेडरल है। इसका मतलब ये होगा कि वहां पे जो राज्य है दरअसल समझौते के परिणाम स्वरूप बने हैं। भारत में राज्यों की इकाइयों का संघ बताया गया है, तो इसके बीच में डिफरेंस है, इसी को भी क्लियर करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात की गई है संघात्मक और एकात्मक को लेकर के, और इनके इंट्रोडक्शन को भी फिलहाल मैं पढ़ता हूँ। इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रशासन स्थापित करने वाला एक दस्तावेज होता है। यानी कहने का मतलब कि इनका जो पहला लाइन है वो संविधान की परिभाषा को लिखी है इन्होंने। तो ठीक है, संविधान की परिभाषा को लिखा गया इसमें, और संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रशासन स्थापित करने वाला एक दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के साथ साथ, यहाँ पर देखिएगा सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है। तो ये यहाँ से इनका इंट्रोडक्शन है, और इस शक्ति के पृथक्करण के प्रकृति के आधार पर ही भारतीय संविधान भारत के परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक या फिर एकात्मकता का स्वरूप को धारण करता है, जिसके माध्यम से संविधान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो ये इंट्रोडक्शन ठीक लिखा हुआ है इनका, ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपकी भाषा और इजी हो जाए तो और अच्छी रहेगी, ताकि इंग्लिश मीडियम के एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से संविधान की परिभाषा को देते हुए आपने इंट्रोडक्शन ठीक लिखा है। बता सकते थे आपकी जो देश का संविधान है वो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जो जनता है वो शासित होती है। या संविधान एक विधिक दस्तावेज होता है, और संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। बहुत सुंदर आपने लिखा है। तो संविधान दरअसल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों और अधिकारों को भी स्पष्ट रूप से देखिएगा तो भारत में विभाजित करता है। आपने इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। और संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये आपका ठीक है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा आसान कर सके, नहीं तो ठीक है। फिर संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण भारत के इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए उज्जवल भविष्य की संकल्पना को करते हुए किया है। तो ठीक है, एक तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी फिलहाल बाद में मैं पढ़ूंगा। भारतीय संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है उसके बारे में आपने बताया कि संघीय संविधान वह संविधान होता है जो शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार के मध्य करता है। ठीक है, तो जो शक्तियां हैं दरअसल उसको विभाजन किया गया है केंद्र और प्रांतों के बीच में। सत्ता के सर्वोच्चता के स्थान पर शक्तियों का समावेशन किया जाता है। बहुत सुंदर लाइन है ये, जिसमें सभी संस्थाएं संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है, जिसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ठीक है, इनका लिखा हुआ बहुत सुंदर है। और संविधान का संघात्मक स्वरूप बताया गया है कि यहाँ पे द्वैध शासन पद्धति है। आप द्वैध शासन पद्धति की जगह आप लिख दीजिएगा कि केंद्र और राज्य दोहरी सरकार यहाँ पे है, तो दोहरी सरकार लिख दीजिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था की गई, बहुत बढ़िया है। लिखित संविधान है, ये भी बहुत बढ़िया है। कठोर संविधान है, ये भी बहुत बढ़िया है। संघात्मक व्यवस्था में अगर संविधान लचीला होगा तो फिर केंद्र दरअसल वो ज्यादा हावी हो सकता है या राज्य ज्यादा हावी हो सकते हैं। तो कठोर संविधान के कारण केंद्र और राज्य दोनों कंट्रोल में होते हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका या विधायिका का दबाव नहीं है, अतः संविधान की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका करती है। जब कभी ऐसा लगेगा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, जब कभी ऐसा लगेगा कि राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो न्यायपालिका इस उल्लंघन को व्याख्यायित करने के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा। तो संविधान के अनुसार देश चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी व्याख्या दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो इस कारण से भारतीय संविधान का जो संघात्मक रूप है वो आपने दिखाया है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपका ये वर्णन है। अब देखिए आपका जो आगे का है, तो उपर्युक्त के अलावे संविधान में कई ऐसा प्रावधान किया गया है जिसके आधार पर विद्वानों के द्वारा भारतीय संविधान के स्वरूप को संघात्मक संविधान के रूप में परिभाषित करता है। तो ठीक है, आपने वो उपर्युक्त के अलावे ध्यान रखिएगा कि और भी ऐसा प्रावधान, यानी कि इन सब के अलावे और भी ऐसा प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान के संघात्मकता को बताता है। तो ठीक है, इन सब के अलावे भी है, बात सही है, तो आपने उसको लिख दिया है। अब है कि भारतीय संविधान का जो एकात्मक स्वरूप है, तो एकात्मक सरकार के बारे में आपने बताया कि एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली, तो एकात्मक सरकार
या एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाता है। याद रखिए, थोड़ा सा आपका जो भाषा है वो लैंग्वेज ठीक रखिएगा। भारतीय संविधान में कई ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कारण कुछ विद्वानों के द्वारा भारतीय संविधान के स्वरूप को एकात्मक विशेषताओं वाले संविधान के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या है, कहने का मतलब इससे पहले आपने भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था को बताया है या विशेषता को बताया है, और अभी इसमें आपने भारतीय संविधान की एकात्मकता को भी बता रही है। तो ठीक है, सशक्त केंद्र है, कहने का मतलब कि जो यही व्यवस्था है संघीय यानी कि केंद्र और राज्य की बात की गई है, जिसमें केंद्र थोड़ा मजबूत आपको दिखाई देगा हर जगह। आपातकालीन उपबंध की बात की गई है, ठीक है, संकट काल के समय जो आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर आपातकालीन लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है, तो उसमें जो केंद्र है वो प्रभावशाली भूमिका में चला आता है, शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। राज्य अनश्वर नहीं अर्थात नश्वर है, कहने का मतलब कि अगर कोई राज्य है तो उसको हटाया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्य को बनाने का या संशोधन करने का काम केंद्र का ही है, ध्यान रखिएगा। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान का लचीलापन भी इम्पोर्टेंट है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया कि राज्यसभा में जो है वो समानता का अभाव किया गया है। एकल संविधान की बात की गई है, एकीकृत न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, बहुत बढ़िया है। तो एक तरीके से आपने एकात्मकता के बारे में आपने बता दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं को भी लिख सकते हैं, ये भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो या वित्त आयोग की जो नियुक्ति की गई है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन अधिकार जो कि आपका लिखा हुआ भी है, तो ये सब आपने ठीक लिखा है। और ठीक उसी तरीके से आपने लिख दिया है कि इसके अलावे भी बहुत, हाँ ठीक है, अखिल भारतीय आपका दिख गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये सब आपने सब लिख दिया है, तो ठीक है। और उसके बाद एस.आर. बोम्मई जो मामला है उसमें भी आपने बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की है कि संविधान संघीय, ठीक है, आपने इसका लिख दिया है। और ये सुंदर है कि संविधान संघीय, और ये संघीय इसकी मूल विशेषता है। इसके अलावा वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बनाया गया जो कि राज्य सूची का विषय है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है, ये बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल है कृषि कानून को लेकर के। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 माह के लिए प्रतिबंधित कर जांच के लिए समिति का गठन किया है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, लेकिन इसने राज्यों को भी कमजोर नहीं किया है, ठीक है। यह एक नए प्रकार के संघ का निर्माण करता है जो कि संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ साथ भारतीय हितों को भी पूरा करता है, जिसके आधार पर केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के स्वरूप को एकात्मकता और संघात्मकता विशेषताओं से मिला जुला स्वरूप अपनाया, जो कि भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान अपने उद्देश्य, यही थोड़ा आपका लाइन जो है ना वो रिदम में नहीं है, इसको सही से कर लीजिएगा, बहुत सुंदर आंसर लिखा हुआ है, तो ठीक है। और हिचकिचाहटों को आपने बता दिया क्या चुनौतियां थी उनके सामने, तो क्षेत्रवाद की चुनौती थी, राज्यों को अपने विकास के लिए केंद्र पर निर्भर होना, ये सब थोड़ा सा ना और बड़ा से दिखाइए, मतलब बीच में ले आइए इसको, यहाँ पे इस तरीके से बीच में ला करके थोड़ा बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर दिए, जो कि सवाल ही पूछा गया इस तरीके से, तो वो भी दिखाइए ठीक से। तो क्षेत्रवाद की चुनौती है, राज्यों को अपने विकास के लिए केंद्र पर निर्भर होना, संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें विषयों का विभाजन कर दिया गया है, राष्ट्रपति शासन 356। तो ये चुनौती दरअसल ध्यान रखिएगा कि जो संविधान निर्माता थे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि चूंकि चुनौती है, यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान निर्माताओं के, तो जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष क्या चुनौतियां थी, तो ध्यान रखिएगा कि चुनौती में ये सब थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। क्षेत्रवाद की चुनौतियां वो तो था, लेकिन बाकी नहीं था। देखिए कैसे, जब देश में संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय सबसे ज्यादा था, उस समय संविधान निर्माताओं के समक्ष यही प्रश्न था कि देश तो आजाद हो गया है, तो कोई नई समस्याएं न पनपे। इस कारण से भारतीय संविधान में इस तरीके से प्रावधान किया गया कि वो संघात्मक सरकार भी रहे और संकट के समय वो एकात्मक में भी बदल, यानी कि मजबूत केंद्र का निर्माण किया गया है। तो लिखिए कि नई समस्याओं को पनपने से रोकने के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने इस तरीके का प्रावधान किया है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत केंद्र की बात की गई है। विधि व्यवस्था की गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया है। उस समय खाद्य समस्या थी तो उसको सुलझाने के लिए भी किया गया है। कमजोर केंद्र का अगर देखिएगा तो भारत में एक तरीके से परंपरा भी था, यानी कि मजबूत केंद्र नहीं था। आप कह सकते हैं कि देसी राजवाड़ों के समय में कोई मजबूत केंद्र, या पहले मुगल के समय अगर देखिएगा तो एक तरीके से भारत जितना संगठित था, उसके बाद लगातार एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में भारत कमजोर रहा था।
तो जो अपना ऐतिहासिक अनुभव रहा है, ध्यान रखिएगा, तो उसको लिख दीजिए कि कमजोर केंद्र के परिणामों का ऐतिहासिक अनुभव भारत के पास रहा है, जिससे देश जो है वो विदेशियों के चंगुल में फंस गया था। इस कारण से मजबूत केंद्र का निर्माण किया गया है। कुछ राज्यों में विघटनकारी प्रवृत्तियां आपको दिखाई देगी, उससे निपटने का भी संविधान में प्रावधान किया गया है। और विश्व के अन्य देशों में अगर देखिएगा या अन्य संघीय देशों में देखिएगा तो केंद्र लगातार मजबूत होता गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी एक अनुभव रहा है। ये सब चुनौतियां थी जिसके कारण भारत में संघात्मकता को, या आप कह सकते हैं कि जो संघीय ढांचा स्वीकार किया गया उसमें केंद्र को मजबूत किया गया है, या प्रबल या सशक्त केंद्र की बात की गई है। इन्हीं सब चुनौतियों के कारण दरअसल केंद्र को ज़्यादा मजबूत कर दिएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रवाद वगैरह सब बढ़िया है, बाकी का छोड़ दीजिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची कहीं भी उस समय संविधान निर्माताओं का समझिए चुनौती के रूप में नहीं था। जो चुनौतियां थी उसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 356 चुनौती नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा, या आपको सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और इसमें भी आपने उपयुक्त के अलावे अन्य चुनौतियों को भी शामिल कर दिया, ठीक है। अब है कि अब आप कंक्लूजन करें। और बिहार के संदर्भ में, तो बिहार के संदर्भ में पूछा नहीं गया है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपका, ठीक है, कि संक्षिप्त में बता दी गई है, जो कि स्टेट बेसिस है तो थोड़ा सा बिहार का भी आपने उल्लेख कर दिया है। तो ठीक है, राजस्व जी के विषय में बिहार ने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट कानून बनाए हैं बिहार के परिस्थितियों को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए, तो आप ठीक है, इसमें आपका बढ़िया है। तो भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप के माध्यम से बिहार को कई ऐसी शक्तियां प्रदान करता है। बिहार को नहीं, सारे स्टेट को ही प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप दिखा दिए कि बिहार ने अपने राज्य के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फलाने फलाने कानून को बनाया है। आपको ये कानून को दिखा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अब आपका निष्कर्ष हो गया। एक बात और आप लोग लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो केसी वेयर थे, तो केसी वेयर दरअसल इन सब के स्टेटमेंट को लिखिए, तब जाके पूरा क्लियर होगा। तो केसी वेयर को आप चाहें तो लिख सकते हैं, केसी वेयर, या और तो केसी वेयर का कहना था कि भारतीय संविधान दरअसल वो अर्ध संघीय है, नहीं संघ है, नहीं एकात्मक है, दरअसल वो अर्ध संघीय है, ध्यान रखिएगा, आधा संघ है। तो ये आपको चाहे तो उनका स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। यहीं पे आइवर जो जेनिंग्स थे वो दरअसल बताते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है या एक ऐसा संघ है जो कि केंद्रीकरण की भावना जिसमें प्रबल है। कहने का मतलब कि एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की जो भावना होती है वो काफी प्रबल है। तो केसी वेयर और आइवर जेनिंग्स को लेकर के आप इस स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं। वहीं अंबेडकर को भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं कि अंबेडकर का जो कहना था, उनका था कि हमारा जो संविधान है वो आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है। साधारण परिस्थितियों में अगर देखिएगा तो वह एक संघ के रूप में कार्य करता है, लेकिन संकट के समय वो एकात्मक सरकार में बदल जाता है। इसलिए जो भारतीय संविधान अगर देखिएगा तो वस्तुतः न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिएगा कि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। और भारतीय संविधान इस आदर्श की स्थापना करता है कि संघवाद के बावजूद जनहित को, सामान्य जनता तो जनहित को वो सर्वोपरि करता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, जनहित की बातों को लिख देना, ये सब याद रखिएगा। और भारत का जो संविधान है या भारत का जो संघ है वो भारत की बदलती और बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को बदलते रहता है, एक तरीके से डायनेमिक है, इसको लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं कि कुछ लोग संघ मानते हैं, कुछ लोग एकात्मक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अर्ध संघी मानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। और साथ ही आपका जो कंक्लूड, अम्बेडकर का कथन जरूर लिख दीजिएगा। अम्बेडकर ने जो कहा है उसको बढ़िया से लिखिएगा। और एक लाइन में केसी वेयर और एक लाइन में आइवर जेनिंग्स को दिखाते हुए, अम्बेडकर को दिखाते हुए आप भारतीय संविधान का जो विशेषता है मिश्रित वो दिखा दीजिए। और फिर आपका जो कंक्लूजन है कि उपयुक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान अपने संघात्मक एकात्मक गुणों के आधार पर विद्वानों ने इसे संघात्मक अथवा एकात्मक माना है, जिसके आधार पर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण भारत के उज्ज्वल भविष्य को, हाँ ठीक है, वो आपने ठीक लिखा है। तो इस तरीके से इसको एक कंक्लूजन दिखा दीजिएगा कि भारत का जो हमने बताया है आप उसी को नोट करके लिख दीजिएगा, वो बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा निष्कर्ष के रूप में। तो ये आपकी कॉपी को हमने देख लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जिनको भी आंसर चेक कराना होगा आप लोग कम से कम ईमेल पे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। ये ईमेल आईडी है, आप लोग बता दीजिए कि हाँ हम मेंस देने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको।